जी, आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? और स्ट्रीम भी क्लियर है वीडियो की, या क्योंकि इंटरनेट इश्यूज तो बहरहाल होते ही हैं। अभी अच्छे भी मैं से डिवाइस क्लियर है। उठा के किसी अभी भी मैं डिवाइस उठा के किसी और जगह पे रख के आया हूँ ताकि ये चीज़ें। मेरा ख्याल है शुरू करते हैं। ओके, आप में से ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते हैं पहले से। कुछ लोग ऑलरेडी जो यहाँ पे हैं, ऑलरेडी मेरी उनके साथ इंटरेक्शन है। कुछ लोग मेरे सीनियर्स भी हैं और कुछ लोग वो भी हैं जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हुए हैं पहले कुछ ना कुछ मैं नहीं कोर्सेज। जानता आपको। तो सरफराज रजा साहब कह रहे हैं कि ये मुझे नहीं जानते। तो ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं इस वक्त। सरफराज साहब आईटीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में काफ़ी ज़बरदस्त बंदे हैं ये। तो हमने पीएचडी इकट्ठे शुरू की थी लम्स में, तो वो फिर हमसे हुई नहीं। ये मेरा ख्याल अब दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। ये अब दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश बहरहाल जवाब दे चुकी है। मैं पीयूसीआईटी में पढ़ा रहा हूँ काफ़ी अरसे से। तकरीबन 8-9 साल हो गए मुझे। और स्टार्ट मैंने किया था थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस से ही, एल्गोरिथम एनालिसिस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इस तरह के कोर्सेज से। लेकिन मेरा जो पीएचडी में फोकस था वो मशीन लर्निंग पे था, कंप्यूटर विजन पे था। उसको फिर कैरी ऑन किया मैंने। और ख़ुसूसन ये कोरोना जब से शुरू हुआ है, कोविड-19 जब से आया हुआ है, तब से मुझे मौका मिला कि मैं कुछ मज़ीद अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूं, या एटलीस्ट वो चीज़ें जो मुझे पता नहीं है मैं उनको एक्सप्लोर कर सकूं। तो उनमें एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी थी। तो उसको मैंने ये कोविड में एक्सप्लोर किया, उसको कोड शोड किया। अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सो आई थॉट कि वो इस सारे कोर्स के दौरान वो बड़ी अच्छी प्रिपेयर भी होगी मेरे लिए। आई थॉट कि मुझे वो एमफिल में ऑफ़र करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो दैट्स माय इंट्रोडक्शन। कोर्स के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा, ऑलरेडी कोर्स डिस्क्रिप्शन जो डॉक्यूमेंट है वो आपके साथ शेयर हो चुका हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, क्योंकि ये पहले 2 लेक्चर्स वो लेक्चर हैं जिनमें आपने डिसाइड करना है कि आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स लेना चाहिए या नहीं। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं आपको इसकी कोर्स प्लान बता दूं, ताकि आप उसके लिहाज से डिसाइड करें कि ये आपको कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यानी आपके अपने जो भी प्लान्स हैं उसके एतबार से। सो लेट मी मूव टूवर्ड्स कोर्स डिस्क्रिप्शन। होपफुली आपको सारी कोर्स डिस्क्रिप्शन सारी नज़र आ रही होगी, काइंड ऑफ आउटलाइन। यस यस सर। यस सर। ओके। ये जो पहला मॉड्यूल है ये तो है कि आप लोगों को बताएं कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये अच्छी चीज़ है। मैं अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिनमें से अक्सर मैंने खुद कोड की हुई है पाइथन के अंदर वो दिखाता हूँ, और यू विल बी लाइकिंग दीज थिंग्स। देखते हैं इसको। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मॉडलिंग क्या होती है, और स्पीच रिकग्निशन में इसका क्या काम है। ये तो एक एप्लीकेशन है, इसी तरह चैटबॉट्स हैं, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं एंड सो ऑन। इनके बारे में मज़ीद तफसील से मैं जिक्र करता हूँ, लेकिन मैं आगे वाली कुछ चीज़ें बताता चलूँ ताकि आप इसमें कुछ अंदाज़ा लगा सकें कि शुड यू गो थ्रू विद अस और नॉट। जो पैकेजेस इसमें हम कवर करने जा रहे हैं, काफ़ी सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी बड़े स्टेबल पैकेजेस हैं। उनमें एक स्पेसी है, एक NLTK है और एक जेनसेम है। ये 3 पैकेजेस हैं। और जो डीप लर्निंग का इसमें हम कवर करेंगे, बाय द वे ये कोर्स मशीन लर्निंग का कोर्स है, यानी आप इसको ये भी एक आपके लिए डिसीजन पॉइंट होगा। ऑल्दो कि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कोर्स है जिसमें हम नेचुरल लैंग्वेजेस को देखेंगे कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे ट्रांसलेशन के क्या तरीके हैं, वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं, स्पीच को रिकग्नाइज करने के क्या तरीके हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस अगर हमने बिल्ड करने हो, चैटबॉट्स बनाने हो जो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आंसरिंग करें, उसके तरीकाकार क्या हैं, एल्गोरिदम्स क्या हैं, या टॉपिक आइडेंटिफिकेशन करनी हो कि हमने एक स्ट्रिंग दी है, लेट्स से उर्दू में एक स्ट्रिंग लिखी है,
उर्दू में कोई जुमला लिखा है और हम चाहते हो जैसे गूगल सर्च होती है इसी तरह इससे मिलते जुलते टॉपिक्स जो हैं वो सर्च होके आ जाएं, तो उसके एल्गोरिदम्स क्या हैं ये तो हम देख लेंगे। लेकिन ये सारा कुछ हम देखेंगे मशीन लर्निंग में, यानी इसमें कोई लिंग्विस्टिक्स की गेम नहीं है कि उर्दू के रूल्स क्या होते हैं, पंजाबी लैंग्वेज के अपने रूल्स क्या होते हैं, ग्रामर क्या होती है, इंग्लिश के रूल्स क्या होते हैं, ग्रामर क्या होती है। हम लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं जाएंगे। और शायद ये जरूरी भी है, यानी एल्गोरिदम जितना लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगा उतना ज्यादा स्केलेबल होगा डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर, एंड दैट्स व्हाट द गोल इज। जो कस्टमाइज्ड किस्म के लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे इंग्लिश के लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के मॉडल्स अवेलेबल हैं जो इंग्लिश के रूल्स को डिप्लॉय करते हैं अपने मॉडल्स के अंदर, लेकिन वो फिर डेफिनेटली वो एल्गोरिदम्स या वो मॉडल्स जो हैं वो अडॉप्टेबल नहीं है दूसरी लैंग्वेजेस के ऊपर, उनके अपने रूल्स एंड सो ऑन। सो हमारा फोकस यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस यहाँ पे यानी कोई भी लैंग्वेज जिसके कोई भी सेट ऑफ रूल्स हों, वो रूल्स जो भी होंगे वो ऑटोमेटिकली डिस्कवर होंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से। देयर इज नो ह्यूमन बीइंग जो कि बैठ के रूल्स लिख रहा होगा कि यार ये उर्दू में ये रूल्स होते हैं या पंजाबी में ये रूल्स होते हैं, लैंग्वेज के फलां ग्रामर होती है। नोबडी इज राइटिंग दैट। यू आर गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ टेक्स्ट in any language, and the rules of that language are going to be discovered magically by machine learning algorithms. So that's the focus, the main focus of this course. अच्छा, इसमें मैं पैकेजेस के बारे में बताता चलूँ। स्पेसी, एनएलटी के जेनसिम और दीगर पैकेजेस भी हैं, लेकिन ये मशहूर पैकेजेस हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। एनएलटी के पैकेज जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल किट, ये इसको आप कह सकते हैं ये क्लासिकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर है। यानी जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जो मॉड्यूल्स हैं जो कह लें आपके कोई 10 साल पहले तक थे, और उसमें जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स भी अगर हैं तो बड़े नाइव किस्म के और बड़े क्लासिकल किस्म के मॉडल्स हैं। सो इसको आप ट्रेडिशनल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए जो पैकेज है वो आप कह सकते हैं। ऑल्दो ये पैकेज बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स को उतने अच्छे तरीके से कवर नहीं करता जितने अच्छे तरीके से फॉर एग्जांपल स्पेसी कवर करता है, लेकिन इसमें जो कॉर्पस की सपोर्ट है, इसमें जो टेक्स्ट की सपोर्ट है, इसमें जो ऑलरेडी अवेलेबल बिल्ट इन फंक्शंस जितने भी हैं, दे आर मच मोर यूजफुल। यानी इस पैकेज को आप दूसरे पैकेजेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं कि कुछ फंक्शनैलिटी इससे लें और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो दूसरे पैकेजेस से लेके चलाएं। सो एनएलटीके को हम किसी हद तक कवर करेंगे, जहां जो इसकी ब्यूटीज हैं उसको हम देखेंगे। उसके बाद एक पैकेज है स्पेसी, ये बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का पैकेज है। ये काफ़ी एडवांस्ड और मॉडर्न किस्म का पैकेज है। इसमें एडवांस्ड जो डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मर्स, अगर आप लोगों को इसका नहीं पता तो दैट इज़ फाइन, हम देख लेंगे इंशाल्लाह जब ये वक्त आएगा। लेकिन नटशल में बात यह है कि स्पेसी के अंदर मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं एनएलपी के लिए। सो ये और स्पेसी भी आपको ये पाइपलाइन बिल्ड करने देता है कि आप अपनी जो है ना वो मॉडल्स बीच में लगा सकें, कोई प्लग इन प्लग बैक करके आप अपना पूरी एक पाइपलाइन बना सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए। सो हम ये भी कवर करेंगे इंशाल्लाह जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा। एक और बड़ा खूबसूरत पैकेज है जेनसिम। ये बेसिकली टेक्निक्स तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी एज कम्पेयर टू स्पेसी अगर मैं देखूं तो इसमें जो नंबर ऑफ टेक्निक्स है ना, जो एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं, दे आर नॉट दैट वाइड, बहुत ज़्यादा नहीं है, और बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं है। यानी मॉडर्न इन अ सेंस के इसमें डीप न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह के मॉडल्स जो हैं वो उस तरह से अवेलेबल नहीं है जिस तरह से स्पेसी में। लेकिन आपको मैं जेनसिम के अगर यूज़र्स बताऊं तो जेनसिम के यूज़र्स में अमेज़ॉन है, जेनसिम के यूज़र्स में यानी इसके यूज़र्स की अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए दे आर यूजिंग पैकेज जेनसिम। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो कंपनीज हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट चल रहे हैं इसमें। और इसकी मेन वजह, जेनसिम की पॉपुलैरिटी की मेन वजह जो है वो इसकी एफिशिएंसी है। यार आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आर यू लिसनिंग? आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Good.
बीच में ना कई दफ़ा इंटरनेट गुम हो जाता है तो वो फिर पता नहीं चलता, मैं बोलता ही रहता हूँ, रिकॉर्डिंग होती रहती है, स्टूडेंट कोई नहीं होते, तो वो थोड़ा थोड़ा बीच में बताते रहिएगा। अच्छा, ये जेनसिम ना काफ़ी एफिशिएंट है, एक ये एफिशिएंट है, दूसरा जो इसकी इन्होंने बिल्ड किए हुए हैं, यानी जो एल्गोरिथम्स बिल्ड किए हुए हैं, दे आर काइंड ऑफ, इसको आप स्ट्रीम्ड आईओ कहते हैं, यानी उसमें होता ही है कि आपको पूरा का पूरा डेटा जो है ना वो मेमोरी में लोड करने की जरूरत नहीं है। सरफराज इसके बारे में बड़ा बेहतर जानते हैं, ये जो आईओ कॉल्स होती हैं ये इन्होंने एक्चुअली इसको बिल्ड किया हुआ है, यानी जितना डेटा, अगर डेटा स्ट्रीम में आना है तो यू नीड नॉट टू लोड ऑल द डेटा इन द रैम। सो जैसे जैसे डेटा यूज होता जा रहा है आप उसको रैम में लेके आते जाएं, और जैसे जैसे डेटा यूज होता जा रहा है आप उसको आउट करते जाएं। सो इन एंड आउट्स जो हैं वो सिक्वेंशियल और स्ट्रीम फॉर्म में। ये जो और इसकी पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी आप मल्टी कोर के ऊपर इसको ट्रेन कर सकते हैं, सो ऑन जितने भी मॉडल्स हैं। ये जो एक फीचर है, एक फीचर ये इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि आज जो हम कॉर्पस मतलब होता है बहुत ज़्यादा डेटा, टेक्स्ट डेटा, लार्ज बॉडी ऑफ टेक्स्ट डेटा, उसको कॉर्पस कहते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा। और नॉर्मली ये जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं जितने भी, ये अपनी ट्रेनिंग के लिए दे नीड ऑल दैट डेटा। और जितने भी बाकी पैकेजेस हैं अब तक, जेनसिम के बाद पता नहीं लोगों ने अपना वो चेंज किया या नहीं, लेकिन अब तक जितने भी पैकेजेस हैं दे रिक्वायर द होल डेटा इन द रैम, एंड आई मीन इट रिक्वायर्स कि या तो डेटा अगर बहुत ज़्यादा है तो आपके पास रिसोर्सेज उतनी ज़्यादा हों, या फिर डेटा आप कम यूज़ करें। जेनसिम एक्चुअली इसने उसको बाईपास किया है और इसने स्ट्रीमिंग और पैरेलल सपोर्ट दे के और ऑनलाइन वेरिएंट्स दिए हैं इसने। आई मीन आप नए नए डॉक्यूमेंट्स ऐड करते जाएं, वो जो ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी हुई है वो अपडेट होती जाएगी, यानी आपके मॉडल जो हैं वो अडॉप्ट करते जाएंगे जैसे जैसे नए नए डॉक्यूमेंट्स आते जाएंगे। सो इसके इन फीचर्स की वजह से, ऑल्दो जो एल्गोरिथम्स इसमें कोडेड हैं वो क्लासिकल हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म के न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल नहीं है, लेकिन दोज मॉडल्स जो कि इसमें अवेलेबल हैं दे आर सो डेटा फ्रेंडली कि आप बहुत ज़्यादा डेटा भी दे दें, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी दे दें तो ये बड़ी तेज़ी से उनको ट्रेन कर लेता है, और प्रोग्रेसिवली आप डेटा ऐड करते जाएं, यू नीड नॉट टू रीट्रेन एनीथिंग। सो मैं भी काफ़ी ज़्यादा बायस्ड हूँ जेनसिम के बारे में, तो इंशाल्लाह हम इसको भी कवर करेंगे जहां जहां हमें जो जो सपोर्ट जेनसिम वगैरह से चाहिए होगी। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे फोकस करें, ये इस जगह के ऊपर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विद डीप लर्निंग, तो डीप लर्निंग के लिए मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जिसमें टेंसरफ्लो है, पाइटॉर्च है, मैक्सनेट है, दीगर और भी हैं, कैफ़े वगैरह हैं, लेकिन जो मेन मैंने देखे हैं, यानी जो ज़्यादातर मारूफ या मशहूर जिनको आप कह लें, ज़्यादातर कंपनीज यूज़ कर रही हैं, वो टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च है। मैक्सनेट का कम लोगों को पता है। मैक्सनेट अपाची का है। रिसेंटली मैंने इस पर थोड़ा सा देखा है मैक्सनेट के ऊपर। मैक्सनेट की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं एफिशिएंसी की, वो ये आ रही हैं कि ये पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो दोनों से तेज़ है। और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो देखें तो वो पता चलता है, यानी उनके ग्राफ्स के कितने ज़्यादा डेटा पे कितनी जल्दी वो अपने कर लेता है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है अभी तक ज़्यादा जो है ना वो डोमिनेंस जो है वो टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च की है। टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च में अगर मैं आपको इन दोनों में बिलफर्स एक चूज़ करने के लिए बताऊं तो नॉर्मली जो ट्रेंड है ना वो ये है कि जो डिप्लॉयमेंट वाले लोग हैं, इंडस्ट्री वाले लोग जिन्होंने एक्चुअल प्रोडक्ट बना के डिप्लॉय करनी है, दे गो फॉर टेंसरफ्लो, क्योंकि उसमें डिप्लॉयमेंट सपोर्ट जो है वो उस तरह की है कि दैट इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली। और जो एकेडमिया के या जो रिसर्च के लोग हैं ज़्यादातर, दे टेंड टू गो टुवर्ड्स पाइटॉर्च, क्योंकि टॉर्च के अंदर जो डीबगिंग सपोर्ट है और जो आई मीन स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर, ऑल्दो कि ये दोनों अब टेंसरफ्लो के अंदर भी वो सपोर्ट्स हैं जो पाइटॉर्च में हैं, और पाइटॉर्च के अंदर डिप्लॉयमेंट की वो यानी मॉड्यूल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं जो टेंसरफ्लो में थे और टॉर्च में नहीं थे, वो अब आ गए हैं। लेकिन वो जो स्टार्ट में ट्रेंड बना हुआ था कि टॉर्च इज़ मोर लाइक फॉर रिसर्चर्स एंड टेंसरफ्लो इज़ मोर लाइक फॉर इंडस्ट्री पीपल, तो उस हवाले से इनमें चॉइस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम टॉर्च को इंशाल्लाह देखेंगे, पाइटॉर्च को, और उसकी एक वजह यह है कि जो ख़ुसूसन जो डीप लर्निंग है इसमें एक ट्रेनिंग एल्गोरिदम होता है, उसको कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। उसकी अंडरस्टैंडिंग जिस तरह से टॉर्च में बिल्ड की जा सकती है
मुश्किल है उस तरह से इसको टेंसरफ्लो में बिल्ड करना। इसमें ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन का मॉड्यूल है जो बाईपास करवाएगा डेरिवेटिव हाथ से कैलकुलेट करने के लिए। यानी अगर आपने हाथ से डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं और लिखने हैं तो टॉर्च के अंदर ये चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, और ये ना सिर्फ ऑटोमेटिक होती हैं, ये काफ़ी रीडेबल भी हो जाती हैं। यानी आपने कोड लिखा हुआ, इट बिकम्स मच मोर रीडेबल, कि जैसे आप सूडो कोड में एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, इट लुक्स लाइक द सेम इन टॉर्च। लेकिन ये कोई जो 2-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इससे कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि टॉर्च इज बेटर देन टेंसरफ्लो और वाइस वर्सा। आई मीन द चॉइस इज ऑलवेज डिफिकल्ट। लेकिन एक फ्रेमवर्क करने के बाद यू विल बी एबल टू शिफ्ट टू अनदर फ्रेमवर्क। टॉर्च से मैक्सनेट पे शिफ्ट करना इज लाइक अ पीस ऑफ केक, क्योंकि मैक्सनेट का कोड जो है वो बिल्कुल टॉर्च जैसा है, बिल्कुल, यानी काफी हद तक। यानी अगर मैं सिमिलैरिटी को किसी नंबर से शो करूं तो आई गेस के 90% सेम होगा टॉर्च से मैक्सनेट पे जाना। टॉर्च से टेंसरफ्लो पे जाना विल टेक अ व्हाइल, बट you will be knowing most of the things inside. So these are the packages that we are going to cover in this course. Obviously not in the full length. जो एप्लीकेशन हम बिल्ड करने जा रहे होंगे उसके लिए जिस पैकेज से जो सपोर्ट हमें चाहिए होगी, we will get that support. Yes, so far so good. Yes. Okay, great. अब मैं आता हूँ थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन के ऊपर। रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस बेसिकली हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट्स को प्री प्रोसेस करने के लिए। डॉक्यूमेंट एनएलपी के अंदर डॉक्यूमेंट आप एक बड़ी स्ट्रिंग को कह लें, या स्ट्रिंग वैसे बड़ी और छोटी बस स्ट्रिंग होती है, एक स्ट्रिंग है, उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट पाइथन की स्ट्रिंग क्लास के अंदर मौजूद है। यानी पाइथन की अगर आप स्ट्रिंग क्लास या किसी भी लैंग्वेज में आप अगर स्ट्रिंग क्लास में जाएं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट्स होगी स्ट्रिंग प्रोसेसिंग की, उसकी स्प्लिटिंग के लिए, जॉइनिंग के लिए, सब स्ट्रिंग सर्च करने के लिए काफ़ी सारी सपोर्ट अवेलेबल होगी। लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसके लिए अवेलेबल स्ट्रिंग फंक्शंस जो हैं वो नाकाफ़ी होते हैं। उन पैटर्न्स को, यानी पैटर्न्स को डिस्कवर करना स्ट्रिंग में से जो सिंपल किस्म के पैटर्न्स होते हैं जिनके लिए अवेलेबल है, फाइन, गो फॉर दैट, यूज स्ट्रिंग क्लास। लेकिन काफ़ी पैटर्न्स ऐसे, इतने कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स आ जाते हैं, यू वांट टू सर्च दोज पैटर्न्स और एक्सट्रैक्ट दोज टेक्स्ट बेस्ड ऑन द पैटर्न मैचिंग के स्ट्रिंग क्लास इज नो लॉन्गर हेल्पफुल। उन केसेस में दो सिचुएशंस हैं। एक तो ये कि आप अपना कोड लिख लें, यानी फॉर लूप्स या लूप्स लगा के अपना कोड लिख लें और वो एक्चुअली फाइंड आउट कर लें। दूसरी सूरत यह है कि किसी ने ये कोड लिखा हुआ है और आप उसको यूज़ कर लें। दोज आर एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब सवाल ये है कि अपना कोड लिखें या किसी का लिखा हुआ कोड यूज़ कर लें, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। सो आई वुड से कि लिखा हुआ कोड यूज़ कर लें। उसकी वजह ये है कि जितनी भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं ना, जिसमें इंटरप्रेटर होता है, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस नहीं होती, मिसाल के तौर पे जावा, मिसाल के तौर पे पाइथन है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मिसाल के तौर पे मैटलैब है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पीएचपी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं, इनमें जितनी लूप अवॉइडेंस आप कर सकते हैं, लूप खुद से लिखना जितना अवॉइड कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा ये तेज़ होती हैं। और इसमें जितना ज़्यादा वेक्टराइज्ड कोड लिखते हैं, यानी ऑल्दो के जो एक थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का बंदा है वो कहेगा यार एट एनी लेवल समवेयर कहीं ना कहीं लूप तो लिखा ही होगा ना। यानी आप एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसको आप बिल्ट इन फंक्शन कह रहे हैं, मैं कहता हूँ बिल्ट इन सॉर्ट फंक्शन कॉल कर लें, अपना सॉर्ट का ना लिखें क्योंकि आपको लूप लगाना पड़ेगा लेट से। तो वो एक बंदा कहेगा कि नहीं यार, वो लूप सॉर्ट का जो बिल्ट इन फंक्शन है उसके अंदर भी तो लगा होगा। तो वेल असिम्प्टोटिकली फाइन, बट प्रैक्टिकली इट मेक्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। उसकी वजह ये है कि काफ़ी सारी जो बिल्ट इन जो फंक्शन जो आपको अवेलेबल हैं उनकी लाइब्रेरीज कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में लिखी होती हैं। मिसाल के तौर पे रैपर आपको पाइथन में मिलेगा और जो बेसिक इंप्लीमेंटेशन है वो सी में होगी और वो कंबाइन हुई भी होगी। सो आप बिल्ट इन फंक्शन कॉल करते हैं या कोई बिल्ट इन ऑपरेटर आप उसको देखते हैं, उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज इन सी एंड इट इज प्रीटी फास्ट, और आपको ऊपर से पाइथन रैपर मिल रहा है मोस्टली। और अगर पाइथन के अंदर खुद भी लिखा हो तो वो काफ़ी सारा मेटा डेटा यूज़ कर रहा होता है उसको तेज करने के लिए, एज कंपेयर टू जो आप फंक्शन आप लिखेंगे जिसमें हर चीज़ जो है वो फ्रॉम स्क्रैच। इसलिए कोशिश ये होती है। और डेटा साइंस में चूंकि एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा इशू है, काफ़ी बड़े डेटा पे काम हो रहा होता है,
इसलिए people tend to actually use built-in packages, libraries, built-in operators rather than writing their own code. और जब भी अपना कोड लिखें, try to avoid loops, explicit loops ना लिखें. ये जो सारी मैंने बात की, रेगुलर एक्सप्रेशन का जो पैकेज है वो ये करता है, यानी ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को सर्च करना आसान बनाता है और तेज बनाता है. ये जो सारा कोड है जो रेगुलर एक्सप्रेशन में आप कहते हैं कि लिखा हुआ होगा, या आप खुद से अपने फंक्शंस लिख सकते हैं, बट दे वोंट बी दैट एफिशिएंट. सो हम ये कवर करेंगे इंशाल्लाह रेगुलर एक्सप्रेशंस पाइथन के अंदर. और ये ना सिर्फ एनएलपी के लिए रिक्वायर्ड है, किसी भी स्ट्रिंग प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई भी स्ट्रिंग प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा हैंडी होगा. यानी मैं जब पहली दफ़ा इससे गुजरा था, आई रियली लव्ड इट कि यार कितने छोटे छोटे कोड हैं और वो कितने ज़बरदस्त किस्म के पैटर्न्स को ढूंढ के ले आते हैं. मैं आपको एक छोटी सी ना इसकी एक बिल्कुल छोटी सी मिसाल देता हूँ कि सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पे लोगों ने चैटबॉट्स भी बनाए हुए हैं. आप में से अक्सर शायद किसी ने एलिजा का नाम सुना हो. एनीबॉडी नो अबाउट एलिजा? नो सर. एआई में पढ़ा था इसके बारे में. यस सर. एलिजा ये चैटबॉट है, ये आपके साथ बातें करेगा और आपको लगेगा ये ऐसे जैसे ये आपकी बात समझ रहा है और फिर जवाब दे रहा है. ये मैंने कुछ आपके साथ लिखा है. और अगर आप राइट साइड पे आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एलिजा ये काम कर कैसे रहा है. यूजर कहता है आई एम अनहैप्पी. एलिजा कह रहा है डू यू थिंक कमिंग हियर विल हेल्प यू नॉट टू बी अनहैप्पी. अब ये यहां तक आप लगता है ऐसे कि यार ये बड़ी इसने मेरी बात समझी और बड़ा मेरा दर्द वगैरह समझता वगैरह. आगे यूजर कह रहा है आई नीड सम हेल्प दैट मच सीम सर्टन. एलिजा साहब फरमा रहे हैं या साहिबा फरमा रही हैं व्हाट वुड इट मीन टू यू इफ यू गॉट सम हेल्प. यूजर परहैप्स आई कुड लर्न टू गेट अलोंग विद माय मदर. एलिजा कह रहा है टेल मी मोर अबाउट योर फैमिली. यूजर माय मदर टेक्स केयर ऑफ मी. Who else in your family take cares of you? User my father. Eliza oh your father. User you are like my father in some way वगैरह वगैरह. इसमें ये कर सिर्फ ये रहा है कि ये जो यूजर स्ट्रिंग लिख रहा है ये उसमें कुछ खास किस्म के पैटर्न सर्च करता है. मिसाल के तौर पे Eliza is a surprisingly simple program that uses pattern matching to recognize phrases like I need X, जैसे यहाँ पे लिखा है I need some help. ठीक है, तो इसमें ये somehow ढूंढेगा कि I need के बाद कुछ है और उसके बाद ये अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. What would it mean to you if you got some X? वो जो भी X था, आपको या यूजर को ये टेंडेंसी आ सकती है कि आपकी बात समझ रहा है, हालांकि वो कुछ भी नहीं समझ रहा. आप जो कह रहे हैं वो उसके अगेंस्ट एक सवाल बना के आपको दे रहा है. इसी तरह what would it mean to you if you got some X, यही वाला. तो इस तरह के इसने कुछ ना पैटर्न्स रखे हुए हैं, यानी इस तरह की अगर डिस्कशन होगी तो इस तरह के पैटर्न्स, अगर इस तरह के पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे तो वो उसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा विच लुक्स लाइक के जैसे वो आपकी बात समझ रहे हैं हालांकि नहीं समझ रहे. सो दिस कंप्लीट चैटबॉट इज बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग. अब जरूरी नहीं है ये पैटर्न मैचिंग आप सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशंस की बेस पे ही करें, यानी आप स्ट्रिंग क्लास की मदद से कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन पैटर्न कितने कॉम्प्लेक्स हैं. लेकिन सिर्फ सिंपल पैटर्न मैचिंग से लोगों ने चैटबॉट्स बनाए हुए हैं जो बड़े बड़े फेमस रह चुके हुए हैं. यस, मेक सेंस? यस सर. और अब अगर आप सोचें कि आपको एक लिस्ट दी गई हो जिसमें काफ़ी सारे पासवर्ड्स हों और आपने देखना हो कि वो पासवर्ड्स वैलिड हैं या नहीं है, या कौन से वैलिड हैं या नहीं है, या एक नया पासवर्ड है वो वैलिड है या नहीं है, तो और पासवर्ड का क्राइटेरिया है कि उसमें कम से कम 8 कैरेक्टर्स हों, कम से कम एक अपर केस लेटर हो, कम से कम एक लोअर केस लेटर हो, कम से कम एक नंबर हो और एक सिंबल हो जो स्पेशल सिंबल होता है जैसे अंडरस्कोर और समथिंग लाइक दैट, तो फिर वो सही होगा. ऑब्वियसली इसके लिए एक लूप लिख के या कुछ सेट ऑफ फंक्शंस लिख के वैलिडेट करना कि ये स्ट्रिंग जो है उसमें ये पैटर्न एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, it's not difficult, but regular expression will give you this support much smartly. Make sense? Yes sir. Okay, so regular expressions that will do. जी मेरे ध्यान में यहाँ था कि it's a very beautiful assignment for automata class. yes, मैंने एक्चुअली जब
NLP स्टार्ट की थी मुझे कोई तकरीबन 1 साल हुआ है इसके ऊपर काम करते हुए, अपने तौर पे ही मैं कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली पिछले सेमेस्टर में ऑटोमेटा क्लास पढ़ाना शुरू की थी, तो तब मैं ये रेगुलर एक्सप्रेशंस कवर कर चुका था और उनको मैंने ये देनी थी एज एन असाइनमेंट अपने तौर पे ना। लेकिन हुआ ये कि मुझे एक एल्गोरिदम का एक और सेक्शन मिल गया, तो मैंने ऑटोमेटा छोड़ के एल्गोरिदम ज्वाइन कर ली, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन पे पहुंचे नहीं। लेकिन ये यानी ये जो आप कह रहे हैं ये मैं बिल्कुल सोच चुका था कि यार ये मैंने उनसे कोड करवाना है और पाइथन के अंदर कोड करवाना है, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस ये वो वाले पैटर्न्स डिस्कवर कर सकते हैं जो रेगुलर लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं, यानी और रेगुलर लैंग्वेज एक बहुत छोटा सबसेट होता है लैंग्वेजेस का। नेचुरल लैंग्वेज इज मच मोर वास्ट। सो ये अंदाजा लगाना कि रेगुलर एक्सप्रेशन से आप, या रेगुलर एक्सप्रेशन में इतनी सपोर्ट है कि दुनिया का आप हर किस्म का पैटर्न इससे डिस्कवर कर सकते हैं, दैट इज फॉल्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स जो नॉर्मली आप करते हैं, यानी नॉर्मली आप जितना एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न नॉर्मली आप सोच सकते हैं, यानी थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का बंदा बैठेगा वो एक ऐसा पैटर्न निकाल लेगा जो पैटर्न एक्चुअली रेगुलर लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता, या वो रेगुलर लैंग्वेज से बाहर है, तो उसकी तो सपोर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं होगी। लेकिन क्या वो नॉर्मली यूजफुल होता है वो वाला एक्सप्रेशन? क्या वो नॉर्मली वो वाला पैटर्न फाइंड आउट करना इतना जरूरी होता है नेचुरल लैंग्वेजेस में? सो इसलिए ये रेगुलर एक्सप्रेशंस काफी सारी सपोर्ट देते हैं, ऑलमोस्ट ऑल सपोर्ट देते हैं। लेकिन अगर मैं यस और नो में आंसर करूं कि दुनिया का हर पैटर्न ये निकाल लेंगे, द आंसर इज नो, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बट इट इज very fruitful to understand regular expressions and how they work, particularly in some language। हर लैंग्वेज में तकरीबन रेगुलर एक्सप्रेशन की सपोर्ट है। हम पाइथन में कवर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में भी ये सपोर्ट है, और ये अच्छा है स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के लिए, काफी सही है। ओके सरफराज, do you want to add something to it or no? Okay. नेक्स्ट, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। देखिए, हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो करना है वो टेक्स्ट पे करना है, टेक्स्ट डेटा। मैं बिल्कुल ये अज्यूम नहीं कर रहा कि ये टेक्स्ट डेटा इंग्लिश का है, ये किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है। लेकिन हर लैंग्वेज में टेक्स्ट को लिखने के जो तरीके हैं वो फ़र्क हैं। जो नॉर्मल राइटिंग्स होती हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। अक्सर आप देखते हैं कि जब कमेंट्स वगैरह लिखे जा रहे होते हैं या चैट हो रही होती है, या तो पीपल डोंट एक्चुअली केयर कि कहाँ पे कोई लेटर कैपिटल करना है या नॉन कैपिटल करना है, कहाँ पे पंक्चुएशन आनी है, कहाँ पे नहीं आनी है, एंड सो ऑन। ऑल्दो के most of the time the sentence is grammatically correct, whatever the sentence in whatever language is and whatever that grammar is. In most of the cases the grammar is mostly correct, but there is a standardization that is required. और ये standardization इसलिए required भी होती है कि finally हम देखेंगे कि जो machine learning algorithms हैं वो actually किसी भी word को, जिसको बाद में हम token कहा करेंगे, किसी भी word को एक format में देखना चाहते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का एक अपना फॉर्मेट है। ये एक, अगर आप इसको ब्लैक बॉक्स समझें तो इसका अपना एक फॉर्मेट है कि इसको डेटा इस फॉर्म में दिया जाएगा। डेटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप एक ही वर्ड को दो डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट मींस यू आर गोइंग टू कंफ्यूज योर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। सो ये जो स्टैंडर्डाइजेशंस और नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, ये मुख्तलिफ तरह से लिखे गए एक ही वर्ड को एक ही वर्ड पे मैप कर देती हैं। हर दफा और हर सिचुएशन में नहीं, बट मोस्टली व्हाट दे डू इज दे स्टैंडर्डाइज द फॉर्मेट। उसमें एक चीज जो आती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो टोकनाइजेशन है, कि हमने सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें वर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। अंग्रेजी में निस्बतन आसान है, बहुत आसान फिर भी नहीं है, निस्बतन आसान है, क्योंकि जो वर्ड्स लिखे गए होते हैं, जहां पे भी आप राइटिंग देखें, अगर आप, मैं लिखने की बात करूं, बोलने की अगर बात ना करूं, फिलहाल लिखने की बात करूं, अगर स्पीच डेटा पे नहीं, मैं टेक्स्ट डेटा पे बात करूं, तो आप देखेंगे कि वर्ड्स दे आर सेपरेटेड बाय स्पेसेस। और स्पेस जो है ये एक कह लें कि सेपरेटर है, और अगर आप सिर्फ स्पेस पे अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दें, यू गेट योर वर्ड्स।
मोस्ट ऑफ द केसेस में पंक्चुएशंस पे भी स्प्लिट करते हैं लोग, और ऐसी जगहों पे भी स्प्लिट करते हैं जो नंबर्स होते हैं फॉर एग्जांपल, उन पे भी स्प्लिट कर देते हैं एंड दे गेट देयर टोकन्स। लेकिन काफ़ी सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके सेपरेटर्स नहीं होते, यानी आप लिखते चले जा रहे हैं, जो भी लिखने का फॉर्मेट है आप लिख रहे हैं, तो वो कंप्यूटर में अगर लिखा जा रहा है तो वो किसी न किसी फॉर्म में एक कैरेक्टर सेव हो रहा है, फिर अगला कैरेक्टर सेव हो रहा है एंड सो ऑन, या वो कोई भी कॉम्बिनेशन सेव हो रहा है किसी न किसी फॉर्म में, बट देर इज नो स्पेस कैरेक्टर इन बिटवीन, यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सेपरेट करने के लिए देर इज नो सेपरेटर एट ऑल, ना स्पेस है ना कोई और है। उस केस में हाउ टू कम अप विद द वर्ड्स, बिकॉज वर्ड्स हमें क्यों चाहिए, बिकॉज वर्ड्स आर द आप कह लें कि स्मॉलेस्ट यूनिट्स जिनके कुछ मीनिंग्स होते हैं, मीनिंग बेयरिंग स्मॉलेस्ट यूनिट्स हमें चाहिए होते हैं, और फिर इनके कॉम्बिनेशन से हम कुछ बड़ा मीनिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो जो भी टेक्स्ट आपके पास है जिस लैंग्वेज में भी है, यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द मिनिमम द स्मॉलेस्ट यूनिट्स दैट आर मीनिंग बेयरिंग। ऑब्वियसली कैरेक्टर जो है वो मीनिंग बेयरिंग नहीं होता, एक कैरेक्टर वो मीनिंग बेयरिंग नहीं होता। A combination of characters, basically a sequence of characters which make some meaning is called a token, या उसको आप वर्ड भी कह सकते हैं। बाज़ औक़ात सब वर्ड्स भी ऐसे होते हैं, वर्ड के अंदर कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो मीनिंग को यानी डिस्क्राइब करते हैं। मिसाल के ING, ये मैं अगर बिगिन के साथ लगा दूं बिगिनिंग, तो ING इटसेल्फ जो है ना, ये इसका एक मीनिंग है। अपनी ज़ात में शायद ये ING जो है अपनी ज़ात में शायद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब ये किसी वर्ड के साथ मिलता है तो उसके मीनिंग में तब्दीली लाता है। तो इस तरह के सब वर्ड्स को भी हम कई दफ़ा टोकन कहते हैं। सवाल ये है कि जिन लैंग्वेजेस में तो सेपरेटर्स हैं उनकी तो टोकन बहुत आसान फिर भी नहीं है, निस्बतन आसान है, लेकिन व्हाट विल बी डूइंग इन जनरल जहाँ पे कोई सेपरेटर्स नहीं है, जो कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं बस वो लिखते चले जा रहे हैं, जिस लैंग्वेज के वो लोग हैं उनको पता है कि दिस मीन्स दैट, और ये एक वर्ड मुकम्मल हो चुका है और अगला वर्ड शुरू हो चुका है, बट हाउ टू टीच दिस टू कंप्यूटर। सो टोकनाइजेशन में एक टेक्निक है डेटा ड्रिवन टोकनाइजेशन, जिसको बाइट पेयर इनकोडिंग कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये बाइट पेयर इनकोड ये एक टेक्निक है, और भी होती हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है, यानी तगड़ी टेक्निक है। कोई भी लैंग्वेज आप लेके आए उसमें किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो तो ये उससे ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करेगा व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर मोर फ्रीक्वेंट, व्हाट काइंड ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आर मोर फ्रीक्वेंट, एंड बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी इट विल से दे आर मीनिंगफुल। नटशेल में ये इसकी इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे अपने कोर्स में, और इसको हम फ्रॉम स्क्रैच इम्प्लीमेंट भी करेंगे पाइथन के अंदर। एक्चुअली मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो वो मैं इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा दूंगा। सो ये टोकनाइजेशन इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि आप में से अगर कुछ लोग अपने प्रोजेक्ट्स में इंग्लिश से हटना चाहें, और मैं ये मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप इंग्लिश से हटें, आप लोकल लैंग्वेजेस पे आएँ, उर्दू में, पंजाबी में, लोकल लैंग्वेजेस पे आएँ, और उसके लिए हम नेचुरल लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो बिल्ड करें। तो उनके लिए जो टोकनाइजेशन अवेलेबल होगी आपको स्पेसी में, NLTK, जैनसिम वगैरह में जो अवेलेबल होगी, वो शायद आपको हेल्पफुल ना हो, शायद आपको अपना टोकनाइजर लिखना पड़े एक नई लैंग्वेज के लिए, एंड वन ऑफ द एल्गोरिथम्स इज बाइट पेयर इनकोडिंग फॉर दैट। ठीक है जी, तो ये हम इंशाल्लाह देखेंगे। बाइट पेयर इनकोडिंग इम्प्लिसिटली सब वर्ड्स को भी उठाता है, यानी ज़रूरी नहीं है पूरा का पूरा वर्ड हो, लेकिन वो सब वर्ड्स जो वर्ड का पार्ट होते हैं दे आर मच मोर। फिर और भी होते हैं, लेमेटाइजेशन होती है, स्टेमिंग होती है, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं जी। लेमेटाइजेशन क्या होती है कि वर्ड का रूट निकालना। मिसाल के तौर पे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, इन सब का रूट शायद गो होगा, तो बाज़ औक़ात टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए उसके वर्ड को उसके रूट पे मैप कर दिया जाता है, यानी उसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं या डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो अकर कर रहा है, जस्ट मैप दैट टू इट्स रूट, एंड दैट इज वन काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कॉल्ड लेमेटाइजेशन। स्टेमिंग क्या होती है? स्टेमिंग जो होती है ये लेमेटाइजेशन की एक सिंपल सी फॉर्म होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने लिखना है, अगर एंड पे ING आ रहा है तो ING को ख़त्म करके जो पिछला वर्ड है वो पकड़ लें। इसी तरह से अगर नेशनल आ रहा है, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसा लफ्ज़ आ रहा है जिसके एंड पे 8 आता होता है ना, जैसे अफेक्शन 8,
तो अफेक्शन को पकड़ लें और 8 को खत्म कर दें एंड दैट बिकम्स अ रूट एंड सो ऑन। लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग जो अब तक मैंने देखी है दैट इज लैंग्वेज डिपेंडेंट, क्योंकि इसके सेट ऑफ रूल्स लैंग्वेज के एतबार से डिफाइन करने पड़ते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में किसी भी जो वर्ड फील्ड होती है, वर्ड फील्ड ये होती है कि एक वर्ड कितनी डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहा है, उसको कहते हैं वर्ड की फील्ड। वर्ड फील्ड को यानी वर्ड फील्ड में से हर एक एलिमेंट को उसके रूट पे मैप करना, इसके रूल्स जनरल नहीं होते, ये हर लैंग्वेज के अपने होते हैं और ये हमें लैंग्वेज स्पेसिफिक कोडिंग करनी पड़ेगी अगर हम लेमेटाइजेशन या स्टेमिंग चाहते हैं टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए। लकीली जब हम इंशाल्लाह डीप न्यूरल नेटवर्क्स पे जाएंगे और हम देखेंगे ये चीजें कि हमें लेमेटाइजेशन या स्टेमिंग किस्म की नॉर्मलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी ये वाली नॉर्मलाइजेशन शायद रिक्वायर्ड होती अगर हम क्लासिकल किस्म के एल्गोरिथम्स यूज कर रहे होते, लेकिन वो एल्गोरिथम्स जो डेटा हंग्री होते हैं, डेटा डिपेंडेंट होते हैं, डेटा ड्रिवन होते हैं, they want to learn each and everything from the data, they are end to end with respect to the data, कि मुझे बस डेटा दो and don't just shut up, कुछ ना बोलो, मुझे डेटा दो and let me work। उनके लिए शायद ये लेमेटाइजेशन स्टेमिंग वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है and luckily those models we are going to study। so ये जो पार्ट है जो लैंग्वेज डिपेंडेंट है काफी हद तक, शायद ये हम अपने प्रोजेक्ट्स में कोड नहीं कर रहे होंगे because we will be finally building maybe the models using neural networks which can bypass these kind of normalizations, at least this normalization. So far so good? Yes, So, sir. Yes, sir. Kaushik, does this mean कि हम कि इसका मतलब ये है कि किसी भी लैंग्वेज के लिए फिर वो सेम नेटवर्क चल जाएगा, ये प्री प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती? सॉरी सारिम, किसी भी लैंग्वेज के लिए क्या? मैं ये कह रहा था कि अगर ये प्री प्रोसेसिंग अगर नहीं चाहिए होगी, सो फिर इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंसेस थे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के, वो फिर यानी नहीं सारिम रहेंगे, आपकी राइट? आवाज कट रही है, मुमकिन है मेरे एंड पे इंटरनेट का इशू हो। नहीं, मुझे भी कट रही है बात। सारिम, कैन यू ट्राई अगेन? I think Sarim is saying कि I will ask again. सारिम आपकी आवाज कट गई है पूरी ना, हमें समझ नहीं आई, अगर आप एक दफा I think सारिम ने मैसेज किया कि वो बात आपकी आवाज सारिम बिल्कुल ना कट गई थी, आपका पूरा सवाल समझ नहीं आया, अगर आप एक दफा उसको रिपीट कर दें काइंडली तो कुछ आवाज बेहतर आ रही है? Yes, it is better. But सारिम मैंने ओके, तो काफी फूट गया। तो डीसेट तो अभी नहीं। ओके, आई विल जस्ट यार मैं वो इंटरनेट को देखने गया था, पता नहीं मेरा ख्याल है मेरे एंड पे कोई मसले आ रहे हैं। सारे में आपका सवाल यार नहीं सुना मैंने नहीं सुना, मुझ तक नहीं पहुंचा। नहीं, अच्छा सारिम की आवाज बेहतर है तो कोई समझ नहीं आई। सारे में आप अपना सवाल रिपीट करते हैं यार, वो ना। हाँ, आवाज में कुछ पहुंच रही है आप तक? अब आ रही है। यानी मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही था कि वो जो आपने बताया था कि जो प्री प्रोसेसिंग है वो के लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करती है, तो अगर ये जो न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मेथड्स अगर उनको प्री प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, दैट मींस कि फिर हर लैंग्वेज के लिए सिमिलर जो मॉडल्स हैं वो फिर चल जाएगा, क्योंकि शुरू का काम तो नहीं करना पड़ा ना प्री प्रोसेसिंग। कुछ प्री प्रोसेसिंग्स जो लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है वो शायद कर लेना बेहतर है। बेहतर एम्पेरिकली है, थ्योरेटिकली पता नहीं थ्योरेटिकली ये कहा जा सकता है या नहीं, लेकिन वो प्री प्रोसेसिंग्स जो या वो स्टैंडर्डाइजेशंस जो लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है वो हम कर सकते हैं।
वो भी ना करें तो वो एक्सपेक्टेड, थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड ये है कि जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं दे विल फाइंड दोज काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशंस मे बी, और वो इंटरनली फीचर्स ऐसे जनरेट कर लेंगे जो काफ़ी सारे डेटा को देख के जो उस तरह के होंगे। लेकिन जो प्रैक्टिस चल रही है लोगों की, जो वो वाली नॉर्मलाइजेशंस जैसे टोकनाइजेशन है, या टोकनाइजेशन तो खैर रिक्वायर्ड ही होती है, इन एनी केस रिक्वायर्ड ही होती है, कोई भी ऐसी नॉर्मलाइजेशन, कोई भी ऐसी स्टैंडर्डाइजेशन जो लैंग्वेज स्पेसिफिक ना हो, विच इज़ हार्ड टू फाइंड आउट क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशंस आर नॉर्मली लैंग्वेज स्पेसिफिक। तो वो जो अगर कोई नहीं है ऐसी जो आपको नजर आ रही है जो स्केलेबल है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के ऊपर, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन द ब्यूटी ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स इज इट इज एंड टू एंड थिंग एंड इट एक्चुअली डिस्कवर्स दोज काइंड ऑफ थिंग्स इनसाइड, जिसकी इंटरप्रिटेशन शायद पॉसिबल अभी तक तो नहीं है कि ये कैसे कर लेता है, लेकिन समहाउ seeing a lot of data it finds out those kind of things that are there, जो शायद internally कहीं ना कहीं normalization ये कर रहा हो। Thank you. Okay. Any other question? No? Should I move on? Yes, sir. Okay. यार ये मेरे एंड पे ना इंटरनेट का इशू है, पता नहीं क्यों मैंने 2 इंटरनेट के बैकअप्स रखे हुए हैं लेकिन समहाउ बीच में लॉस्ट हो जाता है ये, तो कोई बात नहीं, क्या करें। सारे काशिफ एक अच्छा वाला ले ले, स्ट्रॉन्ग फाइबर। और यार इधर मैं जिस जगह पे रहता हूँ इधर फाइबर क्या है, इधर टेलीफोन भी नहीं है। ये जहाँ मेरी रिहाइश है ये, इसमें मसाइल हैं। यहाँ पे जोंग चलता है, वो जोंग मैंने जोंग के 2 रखे हुए हैं, उसके जोंग के अलावा चलता ही क्यों नहीं। तो फाइबर कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे। Although we are discussing deep neural networks and trending technologies and stuff like that, I don't have that internet. Fine. अच्छा जी, नेक्स्ट है सेंटेंस सेगमेंटेशन। बाज़ औक़ात डिफरेंट सेंटेंसेस को या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को, या फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट को देखा और उसमें सेंटेंस को सेगमेंट आउट करना है कि सेंटेंस कहाँ पे पूरा हुआ। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप पे पूरा हो, या फुल स्टॉप अगर कुछ लैंग्वेजेस में फुल स्टॉप की सपोर्ट नहीं है तो सेंटेंस को सेगमेंट कैसे करते हैं, इसको भी हम देखेंगे। इसकी भी नॉर्मली जो सपोर्ट होती है ये मशीन लर्निंग बेस्ड होती है, यानी काफ़ी सारा डेटा हम देंगे और उसमें काफ़ी सारे सेगमेंटेड या लेबल सेंटेंसेस देंगे, एंड देन विल आस्क द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू बिल्ड अ मॉडल कि जब भी टेक्स्ट दें वो उसको सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दे अगर आपको सेंटेंसेस रिक्वायर्ड है तो। ओके, so that is kind of more like text pre-processing, यानी हम काफ़ी सारा string data लेंगे and we will be writing a lot of code to do that, which may or may not be required for end projects because maybe the neural networks are sufficient enough to work without these kind of normalizations. But either way, the tokenization is required. Because to machine learning algorithms, we are going to give words, we are not going to give text tokens. Okay? Yes? Okay, sir. Great. Next is one cool algorithm, string matching based on dynamic programming. आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये देखा होगा। ये स्पेलिंग करेक्शन के लिए काफ़ी यूज़ होता है, यानी अगर मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ और टाइप करते हुए मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है 1 या 2 या 3 कैरेक्टर्स की, तो जो गिवन वोकैबुलरी है, जो भी आप लैंग्वेज पे जिस लैंग्वेज में भी काम कर रहे हैं उसकी अगर उसकी कोई वोकैबुलरी है वो आपके पास अवेलेबल है, हाउ कैन यू फाइंड आउट कि ये वर्ड जो है वो किस वर्ड के क्लोजेस्ट है, एंड यू जस्ट रिप्लेस। आप एक्चुअली लिखते हैं ये इसमें, जब टेक्स्ट मैसेज वगैरह कर रहे होते हैं तो आप एक गलत स्पेलिंग लिखें तो वो उसको सही कर देता है। वो सही करना जरूरी नहीं है, एडेड डिस्टेंस की बेस पे हो, और मॉडल्स भी होते हैं, लेकिन दिस इज वन वेरी कूल एंड वेरी एफिशिएंट वे टू फाइंड आउट विच स्ट्रिंग इज क्लोजेस्ट टू व्हाट स्ट्रिंग, इन अ सेंस कि मैं कितने कैरेक्टर चेंज करूं तो मैं दूसरी स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग ए है स्ट्रिंग बी है, दोनों सेम नहीं है,
तो ए के अंदर मैं कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस करूं, वो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आप किसी कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं, आप कोई और कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं, या एक कैरेक्टर की जगह पे दूसरा कैरेक्टर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये 3 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो कितनी मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हैं ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए, दैट नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज एडिट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रिंग्स। और ये एक मैयर भी है कि दोनों वर्ड्स जो हैं या दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो कितने सिमिलर हैं, कितने फासले पे हैं। सो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग हो और मेरे पास एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हो और मैंने देखना हो कि ये स्ट्रिंग किसके साथ मैक्सिमम मैच करती है विद रिस्पेक्ट टू द मिनिमम एडेड डिस्टेंस, सो आई नीड एन एल्गोरिथम टू कंप्यूट द एडेड डिस्टेंस। और ये एक एप्लीकेशन है जो कि स्पेल करेक्शन में अच्छी खासी यूज होती है, यानी मिनिमम फाइंड आउट द वर्ड विद that match with my word with minimum number of transformations. Yes, make sense? Yes, sir. Okay, great. इसमें Summarize. जी सवाल है, जी सवाल है, जी 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 सर, मैं तो यहाँ 2 अलग अलग लिखे नजर आ रहे हैं, एडिट डिस्टेंस और मिनिमम एडिट डिस्टेंस। हाँ हाँ जी मैं तो एडिट डिस्टेंस जो है वो बाय डिफॉल्ट बाय डेफिनेशन ही इसी को कहते हैं कि कम से कम कितनी चेंजेस की जाए कि हम दूसरे वर्ड पे पहुंच जाए, दूसरे स्ट्रिंग पे पहुंच जाए। एडिट डिस्टेंस बेसिकली होता है कि एक स्ट्रिंग को में कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस की जाएं टू मेक द अदर स्ट्रिंग। इस नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस को कहते हैं एडिट डिस्टेंस बेस्ड ऑन एडिट्स। ठीक है, अब एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यू कैन हैव मल्टीपल वेज, यू कैन हैव मल्टीपल एडिट डिस्टेंस, यानी यू कैन गो वेरी हिलेरियस टू जस्ट कन्वर्ट वन स्ट्रिंग टू अनदर टू गेट अ वेरी लार्ज एडिट डिस्टेंस। मिनिमम एडिट डिस्टेंस ये है कि ये जितने भी तरीके हैं स्ट्रिंग ए को स्ट्रिंग बी में कन्वर्ट करने के लिए, विच इज द मोस्ट एफिशिएंट वन with respect to the total number of transformations. So added distance by default minimum नहीं होता. Make sense? Okay, got it. Okay. सही है। अच्छा, इसमें एक मैं मिसाल के तौर पे मैं एक वर्ड लिखता हूं, लेट्स से ए बी या कोई एक वर्ड है, लेट्स से W, कोई वर्ड मैंने टाइप कर रहा हूं और ये वर्ड जो है, ये जो मैं टाइप कर रहा हूं इसके अगेंस्ट लेट्स से ये मिसस्पेल्ड है, ये वर्ड जो है ये सही स्पेलिंग में नहीं है, जिस लैंग्वेज में जो भी स्पेलिंग के तरीकाकार हैं ये स्पेलिंग में नहीं है। लेट्स से 2 वर्ड्स हैं W1 एंड W2 और वो दोनों वर्ड जो हैं उनके साथ W का मिनिमम एडिट डिस्टेंस सेम है। अब मैं सजेशन में तो ये दे सकता हूं, सजेशन में मैं एक ड्रॉप डाउन दे सकता हूं, अगर मैं ऐप के बारे में सोचूं तो एक ड्रॉप डाउन दे सकता हूं और कहता हूं कि ये सिलेक्ट कर लो यार ये कौन सा है। अगर मैंने वर्ड सब्स्टिट्यूट करना हो, यानी आप देखें, आप अभी आजकल अगर आप ईमेल लिखते हैं तो जैसे जैसे आप लिखते चले जा रहे होते हैं, जो वर्ड स्पेलिंग्स ठीक नहीं होते वो ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग के साथ उसको रिप्लेस करता जाता है, और कई दफा जो वर्ड आप लिख रहे हैं उसकी जगह पे डिफरेंट वर्ड प्लेस कर देता है जिसके स्पेलिंग व्हाटसोएवर डिफरेंट होते हैं। यानी वो अपनी एक सजेशन दे रहा होता है कि यार यहाँ पे लार्ज की बजाय हाई आता है, या यहाँ पे फॉर एग्जांपल, सो आई गेस यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस, आपने लार्ज लिखा, उसने कहा नहीं लार्ज की बजाय हाई आता है, लार्ज यहाँ पे सूटेबल नहीं है। लार्ज की हो सकता है स्पेलिंग आपने सही लिखे हो सकता है गलत लिखे हो। तो ये कैसे हो रहा है? सो इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि आपने एक वर्ड लिखा, वर्ड के स्पेलिंग लेट से गलत थे, और 2 वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के अंदर जो दोनों के दोनों सेम मिनिमम एडिट डिस्टेंस दोनों का सेम है, सो विच वन टू गो विद। इस किस्म के और नॉर्मली होता ये कि आप एक वर्ड लिख नहीं रहे होते, आप एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स लिख रहे होते हैं, WI, WJ, WK एंड सो ऑन, एंड देन यू somehow here you mistyped something or you typed something जो सही है स्पेलिंग के एतबार से, लेकिन कोई और वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जो आप पीछे से आ रहे हैं। मेक सेंस?
यस Yes, sir. इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं दे आर सॉल्व्ड बाय लैंग्वेज मॉडल्स, जिसमें ना सिर्फ स्पेलिंग करेक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से होती है और वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं। यानी ये जो स्ट्रिंग मैचिंग है ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट नहीं है, एक वर्ड है उसके अगेंस्ट कौन सा वर्ड सबसे बेहतर है। लेकिन स्पेलिंग करेक्शन हो या एक अप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्शन हो वो शायद ज्यादा बेहतर होगी लैंग्वेज मॉडल से। लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, आपने एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आपके पास है, हाउ प्रोबेबल दैट सीक्वेंस ऑफ वर्ड इज। फॉर एग्जांपल मशीन ट्रांसलेशन है, आपने फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और लेट्स से ट्रांसलेशन बनती है हाई विंड्स टुनाइट। इसी ट्रांसलेशन को आप कर सकते हैं लार्ज विंड्स टुनाइट। लैंग्वेज मॉडल विल टेल यू दैट हाई विंड्स टुनाइट इज मोर अप्रोप्रिएट एज कंपेयर टू लार्ज विंड्स टुनाइट। यह एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हैं, हाउ प्रोबेबल, what is the probability of that sequence? So the probability of a sentence, let me call the sequence of words as a sentence. The probability of a sentence is known, the model that gives the probability of sentence, that model is known as a language model. और ये language model जो है इसके बहुत सारे फायदे हैं। ट्रांसलेशन के वक्त आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहे होते, यानी आपने एक टोकन उठाया किसी और लैंग्वेज का तो उसका मीनिंग इंग्लिश में कौन सा वर्ड बनता है ऐसे नहीं होता। आपने पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स किसी एक लैंग्वेज में और सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स किसी दूसरी लैंग्वेज में दे कैन वेरी, दैट सीक्वेंस कैन बी डिफरेंट। So that is the language model that tells you which sequence of words is more probable out of candidate sequences. और इसी में स्पेलिंग करेक्शन भी आती है कि आपने लिखा about 15 minutes, ये मिनट्स जो हैं ऑल्दो कि ये माइन्यूट्स शायद लिखा हुआ है, माइन्यूट्स भी शायद एक करेक्ट स्पेलिंग हो किसी एक के, लेकिन टर्न्स आउट सीइंग द कॉन्टेक्स्ट दिस इज मोर प्रोबेबल टू प्लेस हियर एज कंपेयर टू दिस वन। मेक सेंस? Yes. सर यस मशीन ट्रांसलेशन में आपने कहा कि हम Yes, sir. अमूमन उन सीक्वेंसेस को देखते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो अगर लेट्स से दो सीक्वेंस हमारे पास सेंटेंस के ऐसे बन जाते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम हो, तो फिर क्या करें? देखें इन जनरल मशीन लर्निंग में नॉर्मली होता ही है इन जनरल मशीन लर्निंग में कि जब आपका मॉडल फाइनल रिजल्ट दे रहा हो और उसमें टाई आ रहा हो तो आप जो टाई है वो कॉइन टॉस से ब्रेक करते हैं, विच मीन्स यू ब्रेक रैंडमली। यानी दो सेंटेंसेज हैं, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, दोनों हाई प्रोबेबिलिटी पे बैठे हुए हैं, तो यू कैन पिक एनी वन, दैट्स फाइन, और यू कैन गिव द सजेशंस कि ये भी ट्रांसलेशन बनती है, ये भी बनती है। कई दफ़ा टाई ब्रेकिंग करने के लिए आप अगर मल्टीपल कैंडिडेट्स आ गए हैं तो आप उसको होल्ड ऑन पे रखते हैं टू सी मोर कॉन्टेक्स्ट, उससे आगे वाले सेंटेंसेस देखते हैं वो किस तरह के बन रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट आप पिछला सेंटेंस क्या होना चाहिए। यस ओके सर। ओके ग्रेट। अच्छा, अब स्पीच रिकग्निशन में देखें जरा, आप कुछ बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं वर्ड बाय वर्ड वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है लेट्स से। अब ये जरा फिक्रा पढ़ें जरा, आई सा अ वैन, और इसको भी पढ़ें आई सा अ वैन। अब अगर जो ऑडियो टू टेक्स्ट कन्वर्टर है जो टोकन बाय टोकन कन्वर्जन कर रहा है वो आई को आई सॉ इसको ये कर दे या ये कर दे, बेस्ड ऑन फोनेटिक्स लग रहा है कि आई सॉ और आई सॉ दे बोथ आर सेम, और ये दोनों सही करेक्ट वर्ड्स हैं। आगे अगर आप देखें अ वैन और इधर देख लें ऑफ वैन, तो जो आपने बोला है फोनेटिक्स के एतबार से उसकी ये दोनों ट्रांसलेशंस या इंग्लिश में जो उसकी बनती हैं, यानी इंग्लिश के जो टोकन्स बनते हैं वो आई सॉ वैन जो ये लिखा हुआ है ये भी सही है, ये भी सही है। बट दिस इज द लैंग्वेज मॉडल दैट टेल्स यू that the person does not speak this. The person did not speak this. It actually have spoken this. Because this is the more probable sentence. Yes? मेरी बात समझ में आई? सर हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी सेंस ज़्यादा बन रही है। सेंस का तो उसको नहीं पता, उसने ये देखना है कि कॉर्पस मैंने देखा था, ये जो भी लैंग्वेज है इसका मैंने बहुत ज्यादा टेक्स्ट देखा हुआ है, बहुत ज्यादा डेटा देखा हुआ है, एंड आई हैव लर्नड कि आई सॉ अ वैन ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इट अपीयर्स सेवरल टाइम्स इन माय टेक्स्ट, बट आईज ऑफ एन दिस सीक्वेंस डज नेवर अपीयर्स इन माय कॉर्पस और अपीयर्स इन अ वेरी फ्यू केसेस।
उसको सेंस का नहीं पता, उसने सेंस बनानी है प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी बननी है काउंट से। ये सीक्वेंस जो है ये कितनी दफा आया है जिस कॉर्पस को मैंने देखा है। ओके, गॉट इट। सर इसमें लैंग्वेज ग्रामर इन्वॉल्व नहीं जी, प्रोबेबिलिटी मॉडल में कोई लैंग्वेज ग्रामर इन्वॉल्व नहीं है, एंड दैट्स अ ब्यूटी। सही है। ओके सर। आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाऊं अभी? अगर मेरे Sure, पास sir. यस सर। अगर मेरे पास n ग्राम्स हों तो लेट मी मैंने एक्चुअली आपके लिए काफी सारे ना पाइथन के कोड खोल के रखे हुए हैं। ओ ये मैं भूल ना जाऊं यार, ये टाइम थोड़ा रह गया, मैं भूल ना जाऊं। एवरीबडी शुड लुक इनटू दिस पेज, web.stanford.edu CS224N। ये मैनिंग का कोर्स है, बहुत जबरदस्त कोर्स है। इसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, इसके लेक्चर स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं। मैं अपनी ज़्यादातर जो मैंने तैयारी की है जो अपनी इस कोर्स की, वो इस पेज के थ्रू की है, और इनके लेक्चर्स को और इनके कोड्स वगैरह को देख के, और यानी इट हेल्प मी अ लॉट टू गो थ्रू दिस पेज, एंड आई रिकमेंड कि इस पेज से आप गुजरें। और इसके जो अभी करंट कोर्स जो चल रहा है 2021 का, उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो पिछली कोर्स है 2019 वगैरह का, 2020 वगैरह का, उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। और कोशिश करें मैनिंग का कोर्स ही देखें, NLP का, दीगर कोर्सेज भी हैं वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये पेज एक दफ़ा ज़रूर देखें। ये विंटर 2019 का जो है, इसकी हर चीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और दूसरा ये कि जो किताब हम फॉलो करने जा रहे हैं वो जुराफ्स्की की किताब है, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगर मैं इस पे जाऊं तो ये किताब है जनाब, और इसकी ये पूरी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, ड्राफ्ट के फॉर्म में, अभी 3rd एडिशन ड्राफ्ट में, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। तो ये पूरी की पूरी वो भी अवेलेबल है, और इसके हर चैप्टर की स्लाइड्स और PDFs वगैरह ये भी अवेलेबल हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त रिसोर्स है जो आपको अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। सर आप इन दोनों के लिंक शेयर कर दें हमें चैट में। मैं इसी का कर देता हूँ, इसके अंदर वो किताब का लिंक भी है। ठीक है, ओके ठीक है सर। ठीक है जी, आ गया होगा। यस। अच्छा, एक और मजे की बात, अगर आप क्लासिकल मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं, क्लासिकल पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, या आई मीन अगर आप और ज्यादा मशीन लर्निंग के बारे में, सॉरी NLP के बारे में अगर आप मजीद देखना चाहते हैं, तो ये जो ऑथर है किताब का, जुराफ्स्की, इसके अपने वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं स्टैनफोर्ड के अंदर। सो NLP स्टैनफोर्ड जुराफ, ये जुराफ्स्की साहब हैं जी, ये नजर आ रहे हैं आपको? यस सर। सो ये जो किताब आप पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली उसी ऑथर के ये लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, और ये काफ़ी छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, यानी आपको बोर नहीं करेंगे। और इसमें मैनिंग के लेक्चर्स भी हैं। मैनिंग काफ़ी एक बड़ा नाम है, क्रिस्टोफर मैनिंग, स्टैनफोर्ड से, NLP के अंदर। ये लिंग्विस्टिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा काम है, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग वगैरह में बहुत ज़्यादा काम है। तो Hi, I'm Dan Jarafsky, and Chris Manning and I are very happy to welcome you to our course on natural language processing. This is a particularly exciting time to be working on natural language processing. ठीक है जी, यस। ओके सर। ये मैं सर भेज, इसका भी भेज दें अगर आप लिंक। आपको काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें जो हैं वो बड़ी डिटेल के साथ इन पेजेस पे मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा था जो मैंने रिसेंटली कोड किया था। लैंग्वेज मॉडल मैंने एक बनाई थी N-ग्राम्स की बेस पे। N-ग्राम क्या होती है मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल थिंग। यानी मैंने एक लैंग्वेज मॉडल बनाई हुई है, प्रोबेबिलिटीज ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने लर्न की हुई हैं। लेट मी शो यू दैट। कैसे करते हैं, कंट्रोल एस।
सर्च के लिए यार वो कौन सी होती है, कंट्रोल F? हाँ, कंट्रोल F। कंट्रोल F, एनग्राम्स। ये मैंने रिसेंटली कोड एक लिखा था यूजिंग स्पेसी एंड NLTK वगैरह, जो लैंग्वेज मॉडल को बिल्ड करता है। मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाता हूँ। यानी ये समहाउ ना इसने काफी सारा डेटा को पकड़ना है, उस डेटा से इसने ये प्रोबेबिलिटीज लर्न करनी है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। ये प्रोबेबिलिटीज लर्न करनी है, और ये प्रोबेबिलिटीज लर्न होती कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, लेट्स से 3 is basically probability of word 1 into probability of word 2 given word 1 into probability of word 3 given word 1 and word 2. This is called chain rule. अगर मैं ये फोर्थ भी लगा दूंगा, यानी probability of word 1, 2, 3 and 4, that would be this same thing. Then probability of word 4 into probability 1 given 1, 2 and 3. So that's the chain rule. So you learn the probability of sentences based on these individual probabilities. Clear है? Yes? इसमें एक मार्कोव assumption होती है. This just ends. मैं इसी स्लाइड पे लिख दूं. मार्कोव मॉडल कह सकते हैं आप उसको, या मार्कोव assumption, मार्कोवियन. I mean Markovian assumption, yeah. Technical name. वो ये कहता है कि यार probability of Wn given W1, W2, W3, Wn minus 1, that is simply probability of Wn given the most recent few words. Let's say this is the most recent word. This is the previous most recent word. This is not just the word 1 from left to right. This is actually the most recent word. Then this is word 1, word 2 down to k minus 1. तो मार्कोवियन assumption ये है कि आप k minus 1 पिछले words की base पे next word की probability predict कर सकते हैं. You need not to go through all the sequence. यानी आपको पूरी history maintain रखने की जरूरत नहीं है. This assumption is not always valid, but mostly in machine learning होता ये है कि these kind of assumptions they make the model simple and it work. Markovian assumption जिसमें जो previous words हैं वो सिर्फ एक immediate previous word की base पे ये probability predict की जाती है, उसको कहते हैं bigram model, जिसमें previous 2 words को use करते हुए third word की probability find out की जाती है, उसको कहते हैं जी trigram model, 4 gram, 5 gram and so on. ये जो bigram trigrams हैं, इस तरह के language models बनाना आसान है as compared to predicting the probability of the next word based on all the history so far. They are difficult. Difficult को मैं quantify करूंगा इंशाल्लाह कि difficult किस sense में. इसको curse of dimensionality कहते हैं, तो मैं ये बताऊंगा इंशाल्लाह ये किस sense में ये मुश्किल हो जाता है और क्यों मुश्किल हो जाता है. सही है जी? तो अभी ये जो Python में आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मैंने बेसिकली ट्राईग्राम मॉडल जो है वो बिल्ड किया है. ये कुछ पैकेजेस हैं. डोंट वरी, हम इन पैकेजेस पे इंशाल्लाह बड़ी तफसील से बात करेंगे जब हम करेंगे. ये n ग्राम का फंक्शन है, ये एक स्ट्रिंग लेगा, n ग्राम्स कितनी बनानी है वो लेगा, और ऑलरेडी टोकनाइज्ड है या नहीं वो लेगा. ये टोकनाइजर मैं यूज कर रहा हूँ स्पेसी का, क्योंकि ये इंग्लिश है तो इंग्लिश में टोकनाइजर. आप अपना टोकनाइजर रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी बना सकते हैं, नॉट अ बिग डील. Anyways, so this is this build model. Let me not go into the details. Just I'm going to tell you कि मैंने ये मॉडल बनाया हुआ है. मैं इस मॉडल की कुछ खूबसूरतियां दिखाता हूं आपको. ये कॉर्पस है जिसको रीड करके वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ये प्रोबेबिलिटीज अपडेट करता जाएगा. मैंने 2 मुख्तलिफ कॉर्पसेस लिए हैं, यानी टेक्स्ट लिया है, रॉ टेक्स्ट उठाया है. ये 20 न्यूज़ ग्रुप का कोई एक डेटा है अंग्रेजी में लिखा हुआ, ये मैंने पूरा उठा लिया है. NLTK के अंदर कोई रूटर्स का डेटा सेट है, ये मैंने पूरा उठा लिया है अंग्रेजी का, और बस इसको मैं पढ़ता गया हूँ और प्रोबेबिलिटीज बिल्ड करता गया हूँ. अच्छा, ये मैंने मॉडल बनाया और यहाँ पे मैंने ये मॉडल सेव कर दिया. ये मॉडल बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा,
तो ये मॉडल मैंने सेव कर दिया था model.pkl के अंदर। मैं करता ये हूँ कि इस मॉडल को उठा लेता हूँ। मैंने सेव किया हुआ, इसको लोड कर लेता हूँ। लो लोड मॉडल, होपफुली अगर ये लोड जल्दी हो जाता है तो आई विल शो यू कि इस मॉडल को जनरेट करते हुए आई कैन जनरेट मोर टेक्स्ट, सिमिलर काइंड ऑफ टेक्स्ट। Only 2 minutes left. Fine. Oh, ये मॉडल लोड हो गया। So अच्छा, ये मॉडल लोड हो चुका हुआ है। मैं अब इस मॉडल पे करता ये हूं कि व्हाट इफ से शुरू होने वाला कोई सेंटेंस खुद से जनरेट करता हूं। यानी लैंग्वेज जो है वो खुद से देखेगी, लैंग्वेज मॉडल के एतबार से ये पता चलेगा कि व्हाट इफ के बाद क्या वर्ड आना चाहिए। ओ जनरेट टेक्स्ट नहीं, सैंपल टेक्स्ट। यार ये एम्प्टी का चेक नहीं सब मैंने लगाया हुआ कि अगर एम्प्टी हो तो क्या करें। ये पढ़ाते होते थे प्रोग्रामिंग में कि ये चेक्स हमेशा लगाया करें, लेकिन तब हम कहते थे नहीं दे आर नॉट लाइक दिस। सो ये इससे जनरेट किया जी टेक्स्ट। यहाँ पे जनरेट टेक्स्ट कि व्हाट इफ के बाद यार ये को मसला कर रहा है। मे बी आई हैव अनदर 2C n-grams 3। ये मैंने एक जनरेट किया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ड्यू टू के बाद इसने जनरेट किया ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके प्रेज्यूमेबली फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस विद मिजरेबल व्हीट हर्ट। ये इसने खुद ही जनरेट किया। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने अगर यहाँ पे ये बुक राइटर का एक प्रोजेक्ट भी है, ये मैंने किया था। ये मैंने शेक्सपियर का टेक्स्ट इसको दिया था, शेक्सपियर ने जो ड्रामे लिखे हैं, और उसके बाद मैंने इसको कहा कि अच्छा खुद से लिखो, तो इसने ऐसा टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया जो शेक्सपियर जैसा था। अभी टाइम कम है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। यानी आप सोचें जरा, क्या आप इसको किसी तरीके से अल्लामा इकबाल की पोइट्री सारी दे दें और इसको कहें कि इस पोइट्री को देखो कि किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड प्रोबेबल है एंड सो ऑन, और फिर इससे कहें कि खुद से शेर लिखना शुरू करो, एंड थ्योरेटिकली इट शुड राइट अल्लामा इकबाल जैसे शेर। टेक्स्ट जनरेशन। वैसे भाई आपने सारे को छेड़ दिया है। क्यों, क्या हुआ? अब क्या हुआ? वो कहेगा मैं राइटिंग कर रहा था। असल में टेस्ला वाले जो है ना, एलन मस्क वगैरह, वो तो कहते हैं हमने ऐसी ऐसी चीजें जनरेट की हुई हैं जिससे डिजास्टर आ सकते हैं। यानी आप काफी सारा डेटा देखें, आप उससे लर्न करेंगे ये डेटा कैसे जनरेट हुआ हुआ है, और जैसे ये डेटा जनरेट हुआ हुआ है उस जैसा डेटा सैंपल करें। यानी आपके पास लैंग्वेज मॉडल तो है, आप 2 वर्ड्स दें, उसको कहेंगे तीसरा सैंपल करो, वो देखेगा कौन सा बेहतर है, वो सैंपल कर देगा। अब आपके पास 3 आ गए, अब आप कहेंगे आज चौथा सैंपल करो, तो आप टेक्स्ट जनरेट करना शुरू कर दिया, और वो टेक्स्ट जो आप जनरेट कर रहे हैं वो जरूरी नहीं ऑलरेडी किसी किताब में मौजूद हो, वो नया होगा, नॉवल टेक्स्ट होगा।
काशिफ, इसमें ये तो इंग्लिश के लिए है, तो जो दूसरे लैंग्वेजेस के डेटा सेट्स हैं उन पे फिर अब क्या करते हैं? अवेलेबल हैं कुछ हमें, अगर लोकल लैंग्वेज पे करना हो या क्या करेंगे उसके लिए? दैट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट ये है कि किसी भी लोकल लैंग्वेज को पकड़ें, उर्दू, पंजाबी या कोई भी लैंग्वेज पकड़ें जो इंग्लिश के अलावा और जो बहुत फेमस लैंग्वेज नहीं है, फ्रेंच, जर्मन वगैरह ना हो, लोकल लैंग्वेज पकड़ें और उसका टेक्स्ट इकट्ठा करें। और ये एक पूरा प्रोजेक्ट है, यानी ना सिर्फ आपने टेक्स्ट इकट्ठा करना है, आपने उसकी एपीआई भी लिखनी है जो उसको टोकनाइज करके उसको रीडेबल फॉर्म में देगी। और अक्सर आप देखें कि पाकिस्तान में जो पीटीवी के ड्रामे हैं बड़े पुराने चल रहे हैं, या जो फिल्में हैं बड़ी पुरानी चल रही हैं, उनके स्क्रिप्ट्स अवेलेबल तो नहीं होते, उनके स्क्रिप्ट्स होते हैं। अब स्क्रिप्ट होते हैं वो लिखे गई फॉर्म में होते हैं और फिर जो एक्टर्स हैं वो उसको बोलते हैं, वो स्पीच फॉर्म में होते हैं। अगर किसी तरह से हमें इस डेटा की एक्सेस मिल जाए तो हम उर्दू के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच रिकग्निशन सिस्टम बना सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि जो ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी और इस तरह की लैंग्वेजेस में डेटा सेट जो है ना वो बड़ी वास्ट वैरायटी में अवेलेबल है। उर्दू, पंजाबी में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। और ये एक प्रोजेक्ट है जो लोकल लैंग्वेज के लिए हम इस आई विल वांट सम ऑफ द स्टूडेंट्स टू जस्ट मेक दिस प्रोजेक्ट के यार लोकल लैंग्वेजेस 1 या 2 पकड़ें और उसका डेटा कलेक्ट करके एक पूरी एपीआई बनाएं कि आप ये डेटा जो है ना इसको टोकनाइज इस तरह से, उर्दू का ये टोकनाइजर है, उर्दू की ये वोकैबुलरी है, उर्दू का ये सारे अखबारात हैं अब तक के, उन अखबारात से ये लैंग्वेज मॉडल बनाया गया है एंड सो ऑन। सो आपकी ये जो बात है कि डेटा अवेलेबल है कहाँ पे, I do not know, but that is one of the things we want to dig out for local languages in this course. And that सर उर्दू डेटा सेट पे यूईटी 2002 से काम कर रही है, तो वो हमें अवेलेबल क्यों नहीं करती? मेरा ख्याल है अवेलेबल, अगर यूईटी से जो भी कोलैबोरेशन हमें रिक्वायर्ड होगी हम करेंगे। आपने वो अवेलेबल करवाना है, आप देखें कहाँ से वो मिलता है। आई थिंक वो फॉर सेल है शायद, दे एक्चुअली सेल इट आई थिंक। यूईटी से शायद हम ले सकें, आई गेस ट्राई कर सकते हैं यार, लेकिन हमें लोकल लैंग्वेज के लिए ये कोई ना कोई चीज़ बनानी है इस कोर्स में। अंग्रेजी के लिए चीज़ें बनी पड़ी हैं, अंग्रेजी के ऊपर और चीज़ें चला के क्या करनी है हमने। वी आर गोइंग टू डू इट फॉर लोकल लैंग्वेज। और जो भी एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे सिर्फ उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो डेटा की है। अगर डेटा गिवन हो, आवर एल्गोरिथम्स आर रेडी टू गो। लेकिन लोकल लैंग्वेजेस के लिए डेटा प्रिपरेशन एक काम होगा, ठीक ठाक काम होगा। So that we have to do. अच्छा, ये इसमें कुछ मजीद चीज़ें हैं जो मैं आज के उसमें डिस्कस नहीं कर सका, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देख लेंगे। लेकिन आपको सॉरी एक और कमेंट है इसमें, उर्दू का जो काफ़ी सारा जो अवेलेबल टेक्स्ट मिलता है वो स्कैन्ड फॉर्म में और ये इमेज फॉर्म में काफ़ी पड़ा हुआ है मुख्तलिफ जगह। यार उर्दू के OCR जो है ना वो स्टेबल नहीं है, उर्दू के OCR स्टेबल नहीं है। ये सरमद हुसैन फास्ट से हैं, वो कर रहे थे इस पे काम, OCR पे अच्छा खासा उन्होंने काम किया है, फॉन्ट्स के ऊपर भी किया है, नस्तालीक वगैरह फॉन्ट्स के ऊपर ना। लेकिन जो डेटा लैंग्वेज मॉडलिंग के लिए चाहिए होता है ना, वो हमें डेटा वो चाहिए होता है जो डिजिटाइज्ड हो, यानी उसमें एरर ना हो। इसलिए OCR लगाना जो है ना वो रिस्की होगा। डेटा डिजिटाइज्ड मिल जाए तो देन वी कैन मूव ऑन। डॉक्टर खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं, शायद डॉक्टर साहब हमें कुछ बता सकें कि सर डेटा हमें लोकल लैंग्वेजेस का, क्योंकि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वगैरह में काम करते हैं, डॉक्टर साहब आप हमें कुछ हेल्प कर सकें इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? सॉरी मैं आपका कोर्स अटेंड करना था, लेकिन वो ना आज मुझे पता चला कि ये स्लॉट है, वरना दूसरा मेरा अपना लेक्चर इसमें चल रहा था, लेकिन मैं वो एडजस्ट कर लूंगा। तो एक तो अगर आप टाइम टेबल शेयर करें तो पहले तो मेरी ख्वाहिश ही है, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसके ना बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हमने भी कुछ थीसिस करवाए हैं रोमन उर्दू के ऊपर, पंजाबी के ऊपर और उर्दू लैंग्वेज के ऊपर, उसके नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन सिस्टम्स के ऊपर। फिर तो हमारे पास भी काफी सारा डेटा मौजूद है। हमारे पास उर्दू का एक स्टूडेंट थी, उन्होंने उर्दू इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के ऊपर काम किया था। उसके अंदर वी हैड अराउंड 2 मिलियन उर्दू टोकन्स जो कि काफी हद तक क्लीन थे, वो न्यूज को हमने स्क्रैप किया हुआ था। वी हैव अनदर लार्ज कलेक्शन, लेकिन वो इतनी क्लीन नहीं है, दैट इज अराउंड 2 बिलियन उर्दू टोकन्स। ठीक है, तो आपको पता है उर्दू टोकन्स के टोकनाइजेशन के चैलेंजेस हैं, लेकिन ये है कि हमने उसको काफी हद तक एड्रेस किया हुआ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको भी स्टडी किया हुआ है।
एक दो आर्टिकल्स हैं हमारे, अगर आप कहेंगे वो मैं शेयर कर दूंगा, वैसे गूगल स्कॉलर से मिल जाएंगे, मैं आपको बल्कि आप स्कॉलर भी डाल देता हूँ यहाँ पे, उसमें रिसर्च गेट पर भी वो मौजूद है, डेटा सेट भी पब्लिकली अवेलेबल है। तो जो है ना फॉर एग्जांपल, लेकिन वो लैंग्वेज मॉडल से रिलेटेड शायद नहीं होंगे, लेकिन उर्दू या रोमन उर्दू टेक्स्ट जरूर मिल जाएगा हमें, अच्छा क्लीन सीक्वेंस में होगा, यानी वो सेंटेंस, वो टोकन्स होंगे किसी सीक्वेंस में, किसी टेक्स्ट को पढ़ के वो आए हुए होंगे, उससे हम फिर लैंग्वेज मॉडल शायद बना सकेंगे अगर वो सीक्वेंस में टोकन्स हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब हमें ये इसमें इंशाल्लाह सर आपको जो टाइम स्लॉट आपको सूट करेगी हम वो रख लिया करेंगे, क्योंकि आपसे ना इस तरह की चीजें सर मैंने आपको थोड़ा सा टाइम इसलिए करना ताकि मैं भी इन चीजों को देख सकूं। वैसे कुछ ना कुछ हमने यूज किए हैं, लेकिन बहरहाल विल वर्क टुगेदर इंशाल्लाह। और उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल है, इसके अंदर आपको लिंक भी मिल जाएगा, अगर जैसा आप शेयर कर रहे थे पहले मैं भी, ये हमारा एक डेटा सेट है और ये कैगल के ऊपर पड़ा हुआ है और इसी तरह एम्बेडिंग्स जो हैं जनरेटेड, ये एक इंटरेस्टिंग चीज, वैसे अब आपने मुझे छेड़ ही दिया, तो सर उर्दू के लिए हमने 3 टाइप्स ऑफ एम्बेडिंग्स जो हैं वो जनरेट की हुई हैं। डॉक्टर कपूर में हमारे एक स्टूडेंट हैं पीएचडी की, जो आपने यहाँ पर टेक्निक्स लिखी हुई हैं उनको इस्तेमाल करके, सो वी एक्चुअली स्क्रैप्ड अ वेरी वेरी लार्ज उर्दू कॉर्पस, और उसके अंदर फिर हमने जो है वो उसकी एम्बेडिंग्स को यानी जनरेट किया, और फिर जो अवेलेबल एम्बेडिंग्स हैं जो कि फेसबुक ने या गूगल ने रिलीज की हुई हैं, वर्ड टू वेक यूज करके या फास्ट यूज करके या ग्लोब यूज करके, तो उनको एटलीस्ट नेम आइडेंटिटी रिकग्निशन के केस में आउट परफॉर्म किया उन्होंने, बिकॉज वी यूज वेरी वेरी लार्ज क्लीन्ड उर्दू टेक्स्ट। सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज है जो, क्योंकि उन्होंने तो ज़ाहिर है मतलब हम 70 लैंग्वेजेस का जनरेट कर दिया, तो वो हर लैंग्वेज को क्लीन नहीं कर सकते थे, तो हमने कई तरह के एक्सप्रेशंस लिखकर तो पहले उर्दू के टेक्स्ट को क्लीन किया। अब जो एम्बेडिंग्स जनरेट हुई हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और वो ज़ाहिर उनकी परफॉर्मेंस उसी तरह ही है जैसे आप अभी बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटीज की। सो अगर उसके अंदर उर्दू लिखे हुए के अंदर दरमियान में इंग्लिश के वर्ड्स आना शुरू कर दें, गिनती इंग्लिश की आना शुरू कर दे बजाय उर्दू की गिनती के, तो वो सारी प्रोबेबिलिटीज को डिस्टर्ब कर देता है। तो इस वजह से ये जो है ना कुछ इश्यूज थे। तो ये 2 मैंने रिसेंट आर्टिकल्स जो हमारे वो मैंने शेयर किए हैं, इन दोनों के अंदर एम्बेडिंग्स जनरेटेड हैं। प्रॉब्लम्स क्या आते हैं वो भी एंड में लिखे हुए हैं, और इन दोनों के रॉ डेटा के सोर्सेज भी पड़े हुए हैं। तो वी कैन सीखते सीखते आपसे ये चीजें शेयर भी करेंगे ताकि उसके ऊपर भी आप खेल सकें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ना इसमें, बल्कि ये आपने बहुत अच्छी रिसोर्सेज शेयर कर दी, मेरा इसमें फोकस ज़ाती तौर पे यही है कि हम लोकल लैंग्वेजेस में, और अगर बिलफर्ज इस वक्त उर्दू में डेटा अवेलेबल है, तो अगर हम स्टूडेंट्स जो हैं वो उर्दू पे फोकस करके उसके मुख्तलिफ NLP मॉडल्स बना देना, तो एटलीस्ट यहाँ से जो है ना वो एक एवोल्यूशन शुरू हो जाएगी एक लैंग्वेज की। और अगर ये डेटा सेट और जैसा आपने अगर एम्बेडिंग्स भी आपने जनरेट की हुई हैं वर्ड टू वेक वगैरह और ये सारी, तो दैट वुड बी ग्रेट। उनको हम आगे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और उनको एज इट इज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी नई बना के उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। सारे मेरा ख्याल ये आपका जो सवाल था वो काफ़ी हद तक तो एड्रेस कर दिया डॉक्टर साहब ने, यानी दैट माइट बी। मैंने शाहमुखी का जो है ना वो डेटा सेट जो है उसके 10 फोल्ड्स और कैगल का हमारा जो पेज है उसके ऊपर वो मैंने लिंक चैट में शेयर कर दिया। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। काशिफ अगर हो सके तो ये लिंक्स जो है ना वो आप ईमेल में भेज दीजिएगा। मैं भेज देता हूँ, मैं अभी भेज देता हूँ, बिल्कुल भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, जो स्टूडेंट्स ये कोर्स ऑप्ट करने का सोच रहे हैं, क्या ज़रूरी है कि उन्होंने ML या डीप लर्निंग पहले से पढ़ी हो? नहीं, लेकिन उनके लिए जो ज़रूरी है वो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ML और डीप लर्निंग वगैरह पहले पढ़ी हो, डीप लर्निंग हम कवर कर लेंगे। ML के लिए और पाइथन के लिए मैं कुछ रिसोर्सेज आपको बताने जा रहा हूँ अभी, बस 1 मिनट मुझे दें। और सर आपने ना जो कोर्स आउटलाइन शेयर की है उसमें हमारा 100% जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, तो क्या हमारी मार्किंग सिर्फ प्रोजेक्ट पे ही होगी? सिर्फ प्रोजेक्ट पे होगी जी। मिड्स या फाइनल या सेशनल्स वो उसका कोई सिग्नल? कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट होगा। और वो प्रोजेक्ट मेरी पूरी कोशिश होगी और आपकी भी इंशाल्लाह होनी चाहिए कि वो
प्रोजेक्ट एक रिसर्च पेपर के तौर पे आए, यानी हम लोकल लैंग्वेज को पकड़ें, जैसे अभी खुरम साहब ने हमें बताया, और उन्होंने जितना काम कर लिया हम उनसे वो देख लें, सीख लें, अपने तौर पे भी देख लेंगे वो काम उन्होंने कैसे किया होगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कोई हमें लेक्चर्स भी 1-2 दें इसमें अपने काम के ऊपर, वहां से हम आगे कोशिश करें, कंटिन्यू करें, या उसमें जो हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं वो करें, और एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएं जो एंड पे एक रिसर्च पेपर फॉर्म में हो, यानी दैट इज क्राइटेरिया। यानी मैं एनएलपी में आपसे क्या मिड टर्म लूं, क्या क्विजेस लूं, आई डोंट नो, आई मीन या। ओके सर, और सर प्रोजेक्ट जो होगा वो इंडिविजुअल बेस्ड होगा या फिर ग्रुप बेस्ड होगा? इंडिविजुअल जी, इंडिविजुअल। ओके सर, प्रोजेक्ट इंडिविजुअल, हर स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट करेगा। 2 प्रोजेक्ट सेम तरह के हो सकते हैं, लेकिन वो 2 मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में बैठ के करें। ओके सर, ठीक है। अच्छा, ये मैं कुछ रिसोर्सेज आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। AI साइंसेज, ये बेसिकली मेरा एक क्लाइंट है यूडेमी के ऊपर। इनके लिए मैं डेटा साइंस की वीडियोस और रिसोर्सेज और कोर्सेज वगैरह रिकॉर्ड करता रहता हूँ, और कुछ उसके स्नैपशॉट्स हम इन चैनल पे भी डालते हैं टीजर्स के तौर पे ना। तो यहाँ पे कुछ ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारी वीडियोस मेरी अपनी ही हैं, कुछ पुरानी उनके, कुछ पुराने बंदे की हैं, कुछ नई भी होंगी, लेकिन इसमें जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं मशीन लर्निंग रिलेटेड वो मैं बता देता हूँ। इसमें आपको काफ़ी सारा डेटा साइंस का ना वो चीज़ें मिल जाएंगी। पाइथन मशीन लर्निंग, ये प्लेलिस्ट है, अगर ये आप देखें पाइथन मशीन लर्निंग, ये बिल्कुल छोटी सी प्लेलिस्ट है, बहुत बड़ी नहीं है। इसको काइंडली अगर आप गो थ्रू कर लें तो आपको मशीन लर्निंग बेसिक सारी जो है ना वो बड़ी जल्दी कवर हो जाएंगी। यानी अगर आप ये देखें, ये पार्ट 1 है 1.5 घंटे का, इसी तरह ये पार्ट 2 है, ये भी तकरीबन 1.5 घंटे का, और ये बीच वाले पार्ट चाहे आप ना भी इसमें करें ना, ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये अगर आप देखें पहले 2 जो है ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, अगर आप ये देख लें तो टोटल 2 घंटे लगेंगे आपको, और आपको मशीन लर्निंग बेसिक्स जो है ना वो सारी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि ये मशीन लर्निंग जो है ना एटलीस्ट जो हमने इसमें यूज़ करना है वो क्या है। इसके अलावा पाइथन के मुतालिक मैं आपको चाहूँगा कि आपको नमपाई वगैरह और पांडास वगैरह को यूज़ करना आता हो। उसके लिए मैं लेट मी सर्च अ प्लेलिस्ट, डेटा प्रोसेसिंग with Python, or then maybe I should go to videos more likely. अभी मुझे फौरी तौर पे ये मिल नहीं रही, मेरी अपनी वीडियोस हैं, लेकिन आपको पहले तो वो मशीन लर्निंग वाली प्लेलिस्ट देख लेनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग इन पाइथन की ना एक प्लेलिस्ट है छोटी सी, वो अगर आप देख लें तो उसमें जो नमपाई और पांडास और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जो हमें रिक्वायर्ड होंगी, उसके काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स जो है ना वो मैंने खुद ही बना के रखे हैं यहाँ पे, तो वो एक बड़ा अच्छा क्विक स्टार्ट होगा वो उसको देखने के लिए ना। लेट मी सी, मास्टरिंग पाइथन फॉर डेटा प्रोसेसिंग, ये देख लें जी, मास्टरिंग पाइथन फॉर डेटा प्रोसेसिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसके 2 होंगे। ये एक प्लेलिस्ट है मास्टरिंग पाइथन फॉर डेटा प्रोसेसिंग, ये 2 इसकी वीडियोस होंगी, एक ये देख लें और एक मास्टरिंग पाइथन फॉर मशीन लर्निंग, ये 2 देख लें। आपको थ्योरेटिकली और पाइथन वाइज ना चीज़ों की वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जो अगर आपको पहले से नहीं भी पता तो यू विल बी रेडी फॉर दिस कोर्स। और ये आपको देखनी पड़ेगी यहाँ से, यानी अदरवाइज लेक्चर में कुछ चीज़ें जो है ना अगर आपने यहाँ से देखी होंगी यू विल फॉलो दोज, अगर आपने यहाँ से नहीं देखी होंगी तो लेक्चर में बी क्विक। जो डीप लर्निंग की चीज़ें हैं वो मैं क्लास में आपको करवाऊंगा, यानी डीप लर्निंग आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि डीप लर्निंग हर एक को पता है, सो डीप लर्निंग की जो चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह क्लास में कवर करेंगे, खुद से फ्रॉम स्क्रैच कवर करेंगे। और इसमें जो डीप लर्निंग की चीज़ें हैं जो हम ज़्यादा कवर करने जा रहे हैं वो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, उसके मॉडल्स में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हम पाइटॉर्च में उनको कोड करेंगे फ्रॉम स्क्रैच और उसके बाद उसको एनएलपी पे मैप करेंगे, दैट्स द गोल। ठीक है जी, ओके सर। सो हमारा लेक्चर 17 मिनट ऊपर जा चुका है, तो आई गेस के लेट्स मीट ऑन। सर ये लेक्चर वीडियो शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड हो रही है, मैं ये वीडियो बिल्कुल शेयर करूंगा, मैं अपने चैनल पे इसको अपलोड भी कर देता हूँ सर।
मैंने तो, अपना एक चैनल छोटा सा बनाया हुआ, मैं उस पे ना इसकी वीडियो अपलोड कर देता हूँ YouTube पे। आई एम सॉरी, वो जो मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट है वो काइंडली बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मुझे मिल नहीं रही। YouTube हमारा जो चैनल है, जो ऑफिशियल चैनल है वो है AI Sciences, SISCIENCES, AI Sciences। और इसके अंदर ये लोगो है हमारा, जो मेरे क्लाइंट का लोगो है। दिस इज नॉट माय चैनल, लेकिन आई एम वर्किंग फॉर दिस चैनल। और इसमें अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं तो मैं इसकी पाइथन मशीन लर्निंग, ये प्लेलिस्ट है, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। सर जो वीडियो आप अपलोड करेंगे वो आप अपने चैनल पे करेंगे? वो मैं अपने चैनल पे करूंगा। तो सर आप फिर उसके डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स दे दीजिएगा। मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, एटलीस्ट ये मैं लिंक फॉर आपको देता हूँ, क्योंकि ये लाजमी तौर पे आपको रिक्वायर्ड है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना। इसका लिंक मैं अभी चैट में दे रहा हूँ, ठीक है। सही है जी, ठीक हो गया सर। और डॉक्टर खुरम साहब, आप बताएं आपको किस वक्त सूटेबल है, हम उस वक्त क्लास को रखते हैं, ताकि ना हम आपकी प्रेजेंस जो है ना वो हम बड़ी वो अब तो और ज़्यादा हो गई है कि आप जो हम चाह रहे हैं, जो मेरा गोल है एटलीस्ट, वो आप कर रहे हैं ऑलरेडी। तो मुझे आपकी तरफ से बड़ी हेल्प रिक्वायर्ड है, और मेरा ख्याल है हम सारे स्टूडेंट्स को भी। तो आप हमें थोड़ा सा बताएं जो आपके लिए फिजिबल है, हम उस टाइम पे ले जाते हैं क्लास को, या ले जाएंगे? सर सॉरी, मैं तो स्लॉट में अवेलेबल हूं, मैंने एडजस्ट कर लिया अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, ज़बरदस्त। तो चलें, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप मेरी एक्सपेक्टेशन मुझसे कम ही रखें। सोच तो मैं शेयर कर दूंगा, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, लेकिन मैं तो अटेंड करने आया हूं कोर्स। नहीं सर, ये ज़बरदस्त, आप अटेंड करने आए हैं, मोस्ट वेलकम, आपने इज्जत भी दी हमें, ज़बरदस्त। लेकिन जो डेटा और जो काम आप कर चुके हुए हैं ना, वो है जो मैं फाइनली प्रोजेक्ट करवाना चाह रहा था स्टूडेंट से। अब अगर हम वहां से ऑनवर्ड्स आगे शुरू कर लेना, यानी बजाय इसके कि हम स्ट्रगल करके एंड पे वहां पे पहुंचे जहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, अगर हम उसको लेके आगे चल सके ना, उस पे लैंग्वेज मॉडल्स बिल्ड कर सकें, उस पे ट्रांसलेटर लिख सकें, जो कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू बड़े अच्छे लिखे जा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है उससे अच्छे रिसर्च पेपर निकल सकते हैं। अगर इस क्लास से हम लेट से एक 5 से 6 या इससे ज़्यादा रिसर्च पेपर निकाल सकें, मेरा नहीं ख्याल लोकल लैंग्वेज का रिसर्च पेपर जल्दी रिजेक्ट होगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज के जो रिसर्च पेपर्स हैं उनके यानी अपनी एक डिमांड है जो वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। उसकी मेरा ख्याल है रिसर्च पेपर वाइज ये एक और इवन लोकल लैंग्वेज की एवोल्यूशन के लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ होगी। तो जी सर, विल ट्राई आवर बेस्ट, और अदर दिन दिस कोर्सेज भी आपसे थोड़ी बहुत गपशप कर लेंगे। और जो है दूसरा ये है कि मैं आपकी वीडियो पूरी सुन लूंगा, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि कोर्स ने किस तरह चलना है। जी बेहतर सर, बहुत शुक्रिया जी। अगर कोई कमेंट्स नहीं है और तो आई विल क्लोज दिस लेक्चर नाउ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप में से ज़्यादातर लोग हमारे साथ इस कोर्स में होंगे, आई गेस, और लेट्स सी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।